हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए भूपेश पुरोहित और आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं ग्रुप 1 सीए फाइनल ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी के बारे में, रणनीति के बारे में, पॉलिसीज के बारे में या क्या टेक्निक्स है जिससे मैंने ग्रुप 1 एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। हालांकि नंबर तो बहुत कम थे लेकिन हाँ धक्का लग गया। देखिए, मैंने जो रणनीति अपनाई थी, जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसके बाद जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, और जो मेरी स्ट्रेटजी है वो आपको सूटेबल नहीं करेगी। आपको आपकी स्ट्रेटजी मेरी स्ट्रेटजी के साथ इनकॉर्पोरेट करके सूटेबल रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। जो चीज़ मेरे लिए सही है जरूरी नहीं कि वो चीज़ आपके लिए भी सही हो। तो इसलिए आप एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करें। एक जैसे बात कहते हैं कि नकल करने में भी अकल लगानी होती है। नकल जरूर करें लेकिन साथ में अकल लगावें। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और मेरा शुरू से यही मत रहा है कि आप यदि अलग अलग देंगे ग्रुप तो आपके ऊपर बर्डन भी कम रहेगा और आप प्रिपरेशंस भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखिए, यदि आप केवल एक ग्रुप दे रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, यदि बहुत ग्रुप दे रहे हैं तब आपको शॉर्ट नोट्स भी साथ में रखने होंगे। मुश्किल नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स साथ में रखकर थोड़ी फास्ट भी हो जाती है शॉर्ट नोट से। अब देखिए, जो केवल एक ग्रुप दे रहे हैं या पहला जो पेपर फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं वो यहां पे फॉलो कर सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आप पहले तो दो हिस्सों में बांट लें। एक है इंडियस का पार्ट, दूसरा है अदर टॉपिक जैसे कि सीएसआर है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और कुछ अदर मिस्टेक एरर्स वगैरह, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले टॉपिक्स हैं। वो मैंने अदर टॉपिक्स में डाल दिए हैं, वो आप अलग रखें। फिर आप एक हेडिंग डालें इंडियस। इंडियस लगभग 35 से 40 है, 35 से 40 आपके कोर्स में है। आपने उनको 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। इंडियस जितने भी हैं उनको 2 या 3 कैटेगरी में। एक कैटेगरी तो मैंने भी आपको बना के दे दी है और एक मेरा इस चैनल पे एक वीडियो चलता है कि एफआर की प्रिपरेशंस कैसे करें, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था सीए से रिलेटेड में, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने सेम बात बताई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, एक कैटेगरी में आपने रखना है इंडियस 110, 103, 115, 116, 109। ये वो वाले इंडेक्स हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इनमें मार्क्स भी आते हैं, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मार्क्स भी गेन कर सकते हैं यदि इसमें हम सफिशिएंट टाइम एंड सही डायरेक्शन में एनालॉजी या मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं। फिर आता है इसका सेकंड कैटेगरी। आप 2 ही कैटेगरी बनाए तो अच्छा है, यदि 3 बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो आप दूसरी कैटेगरी बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। उनमें आपने ये करना है कि जितने भी इंडेक्स हैं वे लगभग छोटे छोटे इंडेक्स हैं। मेन मैंने 5 अलग कर दिए हैं जो बड़े थे, स्कोरिंग भी थे नो डाउट। इसके बाद जो भी बचे हुए इंडेक्स हैं छोटे छोटे इंडेक्स हैं, थ्योरीज हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो आप इसमें कवर करें और बार बार आप बी कैटेगरी को ही रिवाइज करें क्योंकि आपको जो मार्क्स है वो यही दिलाएंगे। ऊपर वाले जो इंडेक्सेस हैं इसमें आईसीआई आपको घुमा सकता है, लेकिन छोटे इंडेक्स में आपको घुमा भी दें तो कितना घुमाएगा। आपको इंडेक्स पूरा आता है, आपको हर एक एस्पेक्ट पता है, तो आपको घुमाने की कोई बात ही नहीं है। तो आपने 2 एस्पेक्ट में 2 कैटेगरी में रख के पढ़ाई करनी है और रिवीजन भी उसी हिसाब से करना है। फिर मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक और बात, यदि मैं बात करूं मैंने मटेरियल जो लिया था, केवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो मॉड्यूल है केवल उसी से पढ़ा हूं मैं। आपने भी केवल उसी से पढ़ाई करनी है, लेकिन जहां पर आपको लगे कि डाउट हो रहा है तो जो आपने फैकल्टी से कोचिंग ली है या आपके फ्रेंड से जिससे आप डाउट क्लियर करते हैं वहां से कर लें। फिर मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम। एसएफएम में आप स्टार्टिंग से ही 2 कैटेगरी बना के चलें, प्रैक्टिकल पोर्शन और थियोरटिकल पोर्शन। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एसएफएम में अब तो थ्योरी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि अब आईसीआई ये करता है कि चैप्टर हमें देता है ये प्रैक्टिकल के, क्वेश्चंस कहीं और से ही पूछता है। वो ना तो उसके आरटीपी में होते हैं ना एमटीपी में, और कोई लिंक भी नहीं होता है कि क्वेश्चंस कहीं सेम आ जाए, वैसा भी नहीं रहता है। एसएफएम में भी ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 पेपर से। तो आपने यहाँ पे थोड़ा भी सिक्योर होकर थ्योरी तैयार अच्छे से करनी है। जो 20 से 24 नंबर की थ्योरी आती है एसएफएम की, आपको उस पर फोकस करना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं केवल प्रैक्टिकल में मार्क्स लेके आ जाऊंगा। भले ही आपने आईपीसीसी में प्रैक्टिकल पोर्शंस में मार्क्स गेन किए हों, लेकिन आप उस आधार पर एसएफएम में न चलें। ये मेरी एक
विनती है आपसे, हाथ जोड़ के मैं आपको कहता हूं, आप एसएफए में केवल प्रैक्टिकल के बेसिस पर न चलें, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। शुरू से ही आप थ्योरी टॉपिक्स को कवर करते रहें, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो कवर करें, और उसके बाद आप जो प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं उसमें इन 3 चैप्टर्स को अलग कर दें, और जो बाकी के चैप्टर्स हैं, ये जो 3 है वो है फॉरेक्स, डेरिवेटिव और आईआरआर, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और एक आप वो भी ले सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, वो भी आप उसको यहां पे कवर कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं लास्ट वाले वो आपके अलग हो जाएंगे, और क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए मैंने इनको अलग किया है। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसमें कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वहाँ भी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स कम हैं। कम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नीचे जो पोर्शन है इसमें कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस कैटेगरी से आते हैं वो भी आपने ध्यान रखना होता है, याद रखना होता है कि किस कैटेगरी में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कौन सी रेट यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने इनका अलग से बना दिया था। अब बात करते हैं ऑडिट की। मैं बात करता हूं ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में आप पहले कोर्स को 4 हिस्सों में बांट लें। एक तो जो एसेज हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स, पहले आप उनमें बांट लें, जितने भी एसेज हैं उनको एक कैटेगरी में कर दें। फिर जो आती है आपके अदर ऑडिट्स के चैप्टर, जो भी अलग अलग ऑडिट्स हैं, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, और जो अलग अलग कुछ ऑडिट्स हटा भी दी गई हैं लेकिन अभी भी कुछ हैं, तो इंटरनल ऑडिट, उन्हें आप इस कैटेगरी में रखें। अलग अलग तरह की ऑडिट्स है, क्योंकि यहाँ से जनरली 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग कैटेगरी में रखा है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ये आपके पूछते हैं 25 से 30 मार्क्स का। मैं इसको ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझता हूं, क्योंकि यही जो टॉपिक सही है मैं मार्क्स दिलवाता है। एसेज सब्जेक्टिव हैं, आपको याद रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, समझ आ सकते हैं तो आप लिख नहीं पाते, लिखते हैं तो मार्क्स नहीं देते, उस तरीके की कंट्रोवर्सीज रहती है एसेज में। अदर्स ऑडिट में तो वो पूरा ही सब्जेक्टिव है कि आपने कितना लिखा है और कितना सटीक लिखा है, और आईसीआई एग्जामिनर को तो वही पॉइंट चाहिए जो आईसीआई की आंसर शीट में लिखा है, तो उसमें भी काफी मार्क्स गेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। प्रोफेशनल एथिक्स में क्या है, आपने कुछ शेड्यूल्स हैं वो याद करने हैं। क्वेश्चंस आता है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन्हें यदि समझते भी हैं और समझकर आराम से याद रखते हैं, तब भी प्रोफेशनल एथिक्स में आप 25 से 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इसमें मार्क्स टोटल मिलते भी हैं। बस आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। आपका और एग्जामिनर का जो इंटरफेस है केवल एग्जाम शीट का है, तो आप एग्जाम शीट में आंसर ऐसा लिखा होना चाहिए, जो आंसर आपको आता है उस पर एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। तो प्रोफेशनल एथिक्स आप बहुत अच्छे से तैयार करें। मैं फिर से कहता हूं, स्टैंडर्ड एसेज को आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को आपको तैयार करने के लिए पहले एक बार इन्हें रीडिंग कर लें, इसके क्वेश्चंस पढ़ लें, लेकिन साथ ही साथ इनके समरी नोट्स बना लें। जितने भी आपने जो पढ़े हैं और सेल्फ नोट्स बनाए उतने ही बेस्ट हैं, कहीं से चार्ट वगैरह ना लें, और लेते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से ही इनकॉर्पोरेट करते हुए चलें। समरी नोट्स बहुत जरूरी है एसेज में स्पेशली, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम इन्हें भूलते जाते हैं तो वहां दिक्कतें होती हैं। फिर मैं बात करता हूं मिसलेनियस टॉपिक्स की। जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आप यहां रख सकते हैं और इनका रट्टा लगा लें या समझ लें, ऑडिट में जैसा आप कर सकते हैं। और ऑडिट में टारगेट ये करें कि एटलीस्ट एग्जामिशन लानी है, टारगेट करते हैं तब जाकर हम 40 से पार ला पाते हैं। और ऑडिट में मार्क्स जनरली तय आते हैं, कुछ होते हैं एक्सेप्शनल जिनकी मेमोरी पावर तेज होती है तो वो इसमें गेन कर सकते हैं, जिनकी मेमोरी स्किल्स अच्छी हैं वो ऑडिट में मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये मैं भी आपको कहता हूँ। और जिसकी मेमोरी स्किल अच्छी है, जिसको लगता है कि उसको ऑडिट्स आराम से याद हो रही है, पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, तो वो ऑडिट में अपना टारगेट सेट करे एग्जामिशन के लिए। फिर मैं बात करता हूं लॉ की। लॉ आपको पता ही है कि 3 भाग में डिवाइडेड है। कंपनी लॉ 50 की, सेबी लॉज या सिक्योरिटीज लॉ आप इसे कह सकते हैं, ये है 20 मार्क्स की, और एक लास्ट है इकोनॉमिक लॉ। मैंने टारगेट किया था कॉर्पोरेट लॉ और इकोनॉमिक लॉ को, क्योंकि इकोनॉमिक लॉ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था, मैंने एक भी एक्ट छोड़ा नहीं था, जो 6 एक्ट वो पूरा पढ़े थे। तो मैं आपसे भी यही कहता हूं, इन 6 एक्ट में आप एक भी मार्क्स न छोड़ें। यदि आप कंपनी लॉ थोड़ा बहुत छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन कंपनी लॉ पूरा करने के चक्कर में इकोनॉमिक लॉ बिल्कुल भी न छोड़ें। और फिर यदि टाइम बचता है, आप सेबी लॉ का भी रीडिंग करें। आप स्टार्टिंग से ही यही मान के न चले कि मुझे ये चैप्टर छोड़ देना है और ये चैप्टर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में होता ये है
कि जो चैप्टर हम पढ़ के जाते हैं उसमें से हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और जो पढ़ के नहीं जाते हैं वहां से इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यदि एक बार भी हमने सभी एक बार निकले हुए होते हैं क्वेश्चंस, तो ये रहता है कि हाँ हमने पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है और क्वेश्चंस कहीं से भी आता है तो हम इजीली मार्क्स ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 सब्जेक्ट आपने टारगेट करने हैं फॉर एग्जामिशन। मैंने टारगेट किए थे एफआर और एसएफएम क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है, क्योंकि लेकिन फाइनल में आते आते मैंने लॉ पर काफी ज्यादा ध्यान दे दिया था, तो इसलिए लॉ का भी पोर्शन मेरे लिए स्ट्रॉन्ग हो गया था। मैं टारगेट तो करके गया था एफआर और एसएफएम को, लेकिन मेरा एसएफएम का पेपर बिगड़ जाने के कारण मैंने लॉ में अच्छी तैयारी कर ली और 2 छुट्टियां आई थी लॉ से पहले, तो इस कारण से मुझे लॉ में मार्क्स गेन करने में आसानी रही। इसलिए मैं कहता हूं 2 की जगह आप 3 रखें, ताकि एग्जाम यदि कोई बिगड़ भी जाए, जनरली सभी कहते हैं कि 2 पेपर टारगेट करो, 2 पेपर टारगेट करो हर ग्रुप में से, लेकिन मैं कहता हूं आप 3 करें। और स्पेशली स्टार्टिंग के 2 तो करें ही करें, उनमें हर ग्रुप के पहले 2 पेपर टारगेट करें ही करें, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होते हैं उसी समय पता चल जाता है पेपर कैसे आने वाले हैं। यदि स्टार्टिंग में 1-2 पेपर बिगड़ भी गया है तो तीसरा जो आपने टारगेट किया है वो आपको एग्रीगेट में मार्क्स दिलाएगा। 40 तो आपको कहीं से लाना ही है हर सब्जेक्ट में, ध्यान रखिए। तो ये थी मेरी ग्रुप 1 की स्ट्रेटजी। ग्रुप 2 में मैंने थोड़ा और एडिशनल एफर्ट्स लगाए, 3 सब्जेक्ट टारगेट किए, क्योंकि ग्रुप 1 में मुझे पता चल गया था कि 2 सब्जेक्ट टारगेट किए बिना 2 को टारगेट करके हम पास नहीं हो सकते आसानी से। इसीलिए मैंने फाइनल ग्रुप 2 में 3 पेपर टारगेट किए थे। इस वीडियो के बाद मैं उसको भी डालूंगा। आप यदि ग्रुप 2 की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।